कुरुलुश उस्मान सीजन 5 की फर्स्ट एपिसोड का स्टार्ट इंतहाई ड्रामेटिक और अनयूजुअल है। इसके स्टार्ट में दिखा दिया जाता है कि हलीमा की वफात हो चुकी होती है और अलाउद्दीन को उसके बारे में डरावने ख्वाब आते हैं। उरहान बे उस्मान बे के सीनियर अल्प्स के साथ ट्रेनिंग में मशगूल होता है और दिखाया जाता है कि वो अब इवॉल्व कर रहा है। उस्मान बे की आर्मी रेडी हो चुकी होती है जो कि बुरसा के अतराफ में 3 किलों को लेने के लिए तैयार होती है, मगर इसी दौरान में एक एलची आता है और ऐसी खबर लाता है जो इस पूरे सीजन की और खास तौर पे इस एपिसोड की पूरे मूड को सेट करता है और पूरी स्टोरी को आगे लेके चलेगा। और वो खबर ये होती है कि सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है। इसीलिए उस्मान अब दीवाने आला में अपने बेयों को बुलाता है, अपने सरदारों से बारी बारी वो पूछता है कि उनकी राय क्या है। सब अपनी राय जब दे लेते हैं तो उस्मान फिर अपनी राय ये देता है कि मेरा ये फैसला है कि मुझे अब अपनी सल्तनत का आगाज़ कर देना चाहिए, क्योंकि तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। अगर अब मैं देर करूंगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसी के पस मंजर में गद्दारों ने वो काम किया जो उनको सूट करता था। उन्होंने काई कबीले के हथियारों से याकूब बे के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से उस्मान बे फ्रेम हो गए। याकूब बे की एक बेटी गोंजा और एक बेटा महमद होता है। यहाँ तक हमें एपिसोड के अंदर तमाम ही रिकरिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, मगर सवाए एक कैरेक्टर के जो कि बहुत ही डियर कैरेक्टर है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से स्टोरी और प्लॉट के साथ साथ ही हम कैरेक्टर और डेवलपमेंट का जिक्र भी साथ साथ करते जाएंगे। उरहान का सामना जब बाशी बुजुर्ग तुर्क से होता है तो वो उनको डिफीट करता है, जिससे वो इंप्रेस होते हैं। तो वो उसके लिए एक और चैलेंज रखते हैं और वो चैलेंज होता है एक ईसाई कारवान को लूटना। उस्मान बे के कहने के ऊपर बोरान तकरीब पे एक गाना गाता है, जिस गाने को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। महफिल के दौरान ही एक एलची पैगाम लेकर आता है उस्मान बे के लिए कि उसको जरगुताई का पता है। जरगुताई अल्प जिसका जिक्र हमने नहीं किया, इसको स्टार्ट से ही मिसिंग दिखाया गया है और सब इसका बारी बारी पूछ रहे होते हैं, मगर किसी को नहीं पता होता। तो जब ये पैगाम इनको खबर मिलती है कि जरगुताई जिंदा है तो सबके अंदर खुशी और उम्मीद की एक लहर दौड़ जाती है। उस्मान बे को बताया जाता है कि जरगुताई को लफ के किले के अंदर रखा गया है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसे सुनकर उस्मान आग बगोला हो जाता है और वो कहता है कि अगर ये जरगुताई मुझे आराम से दे दें तो दे दें, नहीं तो मैं ये लफ का किला इनके सर के ऊपर गिरा दूंगा। उधर कारावान को लूटते हुए उरहान की मुलाकात अपनी बचपन की एक सहेली होलोफिरा, जो कि किसी वक्त में हॉरर फिरा गोल्डन बालों वाली हुआ करती थी, अब वो ब्लैक बालों वाली होलोफिरा बन चुकी है, उससे होता है। बशी बुजुर्ग आते हैं और उसी तारीफ करते हैं कि वाह भैया तुम कामयाब हो गए, चलो भैया इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। तो वहाँ पे उरहान हेजिटेंट होता है, मगर देन अगेन फिर एक लीडर होने का सबूत देता है और वो एक अच्छा फैसला करता है। और अब रिवील किया जाता है इस कहानी के पस मंजर के अंदर जो पपेटियर है, यानी कि जो ये सारे प्लॉट्स को मास्टर प्लान कर रहा है और उनको चला रहा है, वो एक क्रिश्चियन लॉर्ड है जिसने अपने स्लीपर एजेंट्स तमाम मुस्लिम किलों में और बाजारों के अंदर फैलाए हुए हैं। और उसका ये मिशन है कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ा के इस कदर कमजोर कर दे कि बाद में बजंतीनी आर्मी को दोबारा मुसलमानों पर काबिज होने के लिए कोई मुश्किल ना रहे। याकूब बे की बेटी गोंजा और अलाउद्दीन दोनों ही कोनिया में पहुंचते हैं और दोनों ही सुल्तान मसूद से मिलने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी करते हैं। उस्मान बे फाइनली बाला खातून को विजिट करता है और ये एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है, क्योंकि बाला खातून की तबीयत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। उस्मान बे उनकी हालत को देख के परेशान होते हैं तो बाला खातून कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर वो उस्मान बे के चेहरे को देख के कहती हैं मगर आप बहुत परेशान लग रहे हैं, लिहाजा आप बताएं कि आपको क्या मसला है। तो उस्मान बे बताते हैं कि जरगुताई बहुत अरसे से मिसिंग था, वो अब मिल गया है, तो मुझे उम्मीद है कि हम उसे बचा लेंगे। मगर उस्मान भी आखिर बाला का जीवन साथी होता है, तो वो कहता है कि तुम सही बात नहीं बता रही, तुम बताओ तुम्हारी की तबीयत कैसी है। और इसी दौरान में उस्मान को पता लगता है कि बाला खातून की तबीयत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, शायद वो सर्वाइव भी ना कर पाए। गोंजा खैर सुल्तान मसूद को मिलने में कामयाब हो जाती है और वो समझती है कि अलाउद्दीन की रेपुटेशन बेकार है, ये तो एक अहमक लड़का है। मगर जब अलाउद्दीन की मुलाकात सुल्तान मसूद के साथ होती है तो सुल्तान मसूद उसे एक बहुत ही खास चीज इनायत करते हैं, जो कहते हैं कि उस्मान बे की ये अमानत है। पस मंजर में दिखाया जाता है कि बाशी बुजुर्ग की महमद के साथ डीलिंग चल रही है और इसी दौरान महमद उरहान को बहुत ही बुरे तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है, मगर उरहान फिर एक किंगली एटीट्यूड का मुजाहरा करता है और रिएक्ट नहीं करता। लास्ट 20 to 25 मिनट्स में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होती, जस्ट सम लेसन्स और स्पीचेस होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी सुबह को खबर आती है कि सुल्तान मसूद वफात पा चुके हैं और इसी चक्कर में गोंजा का मिशन कामयाब होता है और याकूब बे अपने आप को सुल्तान कहलाना शुरू कर देते हैं। उस्मान अब लफ्का किले पहुंचता ही है और जरगुताई का सौदा करने की बात करता है, तो जैसे जरगुताई उसके सामने लाया जाता है तो वहाँ का तकफुर उस्मान के साथ गद्दारी कर देता है। उधर उरहान होलोफिरा का फिदिया लेके जब बशी बुजुर्ग के पास पहुंचता है तो वो भी उरहान के साथ डबल क्रॉसिंग कर जाते हैं। उस्मान भी और उसके वॉरियर्स के ऊपर लफ्के किले का लॉर्ड जो है वो हमला करवा देता है और उधर उरहान और महमद के दरमियान में टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि महमद कहता है कि मैं होलोफिरा का फिदिया दे के इसको पहले से ही खरीद चुका हूँ, मगर उरहान के लिए ये गैरत का मामला होता है, लिहाजा उरहान इस पर आमादा नहीं होता। अब यहाँ बात कर लेते हैं इन टर्किश हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज की कुछ फ्लॉज का, और उन फ्लॉज में ये है कि इनकी कन्वीनियंस के लिए जो ये सीन दिखाना चाहे वो दिखा लेते हैं। तो अब
کنوینئنٹلی عثمان اور اس کے تمام ایلیٹ الپس جو ہیں وہ چند کرسچن سولجرز کے ہاتھوں اب پکڑے گئے ہیں اور اب ان کو چھڑانے آتے ہیں یعقوب بے تاکہ ان کی گیم پلان امپلیمنٹ ہو سکے اور وہ اب چھڑا کے ایک ہیرو کی نظر سے عثمان کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں عثمان کو، جو کہ جس کا عثمان کو شک بھی تھا کہ تم میری اطاعت کرو، میں اب سلطان کہلانے لگ گیا ہوں۔ عثمان بے سمجھ تو جاتا ہے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، مگر چونکہ وہ مجبور ہوتا ہے لہٰذا وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ اب اس پوری کہانی کے پس منظر میں یعقوب بے سمجھتے ہیں کہ وہ اصل ماسٹر مائنڈ ہے، حالانکہ اصل ماسٹر مائنڈ وہ کرسچن لارڈ ہے جس کا غالباً نام وسیلیوس ہے، جس نے یہ سارا کچھ پلان بنا کر اس کو سیٹ ان موشن کیا تھا۔ کوریوگرافی اور ایکشن سیکوینس کے بارے میں بات کریں تو کیا بات کریں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ دیریلش ارطغرل سے لے کر عثمان کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، کچھ امپروومنٹس آئی تھی، مگر عثمان کے سیزن 1 سے لے کر سیزن 5 تک لگتا ہے ڈائریکٹرز وہی سیم کنسسٹنٹ ڈم مسٹیکس دہرانے پہ لگے ہوئے ہیں اور وہی بورنگ ڈم مسٹیکس کرتے جا رہے ہیں۔ ایکشن کے اندر کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے، ہاں البتہ اورحان بے کی موبلٹی باقی الپس کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر ہے، مگر وہی سیم کلیشے سینز، وہی سیم کلیشے نوائزز، وہی آؤٹ آف سنک ساؤنڈ مکسنگ، کچھ بہت ہی زیادہ فضول گوفس ہیں فائٹنگ سینز میں اور ویسے بھی۔ Well, that was it. Stay tuned for the review of the second episode of Kurulush Usman season 5 episode 132. Until next time, see ya.